नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है हेमरेश स्टडी क्लासेस। एंड आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि ईवीएस का है और वो है स्टेट बॉडीज़। तो स्टेट बॉडीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पढ़ तो हम चुके हैं, आज हम MCQs करेंगे। तो देखो ये MCQ आपके करीब 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मैं चाहती हूँ आप अपना स्कोर एक बार नोट डाउन करें। अब मुझे आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना है, क्योंकि उस स्कोर से मैं जज करूँगी कि मुझे अपनी थ्योरी की एक डिटेल्ड वीडियो लानी है कि नहीं लानी है इस टॉपिक पर। देखो, जो टॉपिक मैंने आपको कराया हुआ है, ये पहले जो मैंने थ्योरी आपको दी है, जब मैंने ये क्वेश्चंस रेडी किए तो मैंने देखा इतनी जो थ्योरी वो मैंने पहले दी वो इतनी सफिशिएंट अभी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि MCQ वेट करो, MCQ ज़रूर करना जो सीरीज़ में फॉलो कराऊंगी, ताकि जब आप अगर मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा। क्योंकि मैं अगर आपके लिए कर रही हूँ तो मेरे सामने 10 चीज़ें आती हैं कि मैंने ये नहीं कराया, तो उसको मैं एक नोट डाउन करके फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका अगर बेस उतना नहीं है जितना मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, अगर आप उस हिसाब से नहीं रेडी हैं तो मैं वो वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी। तो वो मुझे आपका स्कोर बताएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको स्टेट बॉडी में या फिर ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं उनमें मैं कराना चाहती हूँ। थोड़ा डिटेल में भी जाएंगे, ठीक रहेगा, ठीक है। उस समय मैंने NCERT फॉलो की और मैंने ऊपर की चीज़ें कराई, पर अभी लग रहा है कि चीज़ें और भी करानी चाहिए, है ना। अगर आप टॉपिक कर रहे हो, एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। इतना नहीं डीप में जाएंगे, बट हाँ स्टिल इतना करेंगे जितना एग्ज़ाम में अगर आ गए तो हम अटके नहीं। तो आप मुझे स्कोर बताएंगे। अगर मुझे लगा 50 नंबर का है, राइट, तो अगर आपका स्कोर 37 अबव रहता है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी और अगर मेहनत कर लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। आपको इतनी वो वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1 घंटे की जो मैं वीडियो डालूँगी अपनी, वो डिटेल्ड है थोड़ा, है ना। उसमें पावर्स आएंगी, जिससे भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चलेगा। और अगर आपको चीज़ें पता हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पता है वो आपके स्कोर में झलकेगा, तो इसलिए स्कोर आप मुझे नीचे बताएंगे, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं, काफ़ी हो गया डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1 से चलिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो आपका स्टेट होता है, उसमें छोटे छोटे एरियाज़ बटे हुए होते हैं, उन्हीं एरियाज़ को कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। और उस हर एरिया में से एक MLA जीतता है ना। अच्छा, अब बात कर रहे हैं ये कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, उस एरिया के वेलफेयर के लिए, गुड के लिए उसकी केयर वेयर करता है ना। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन ये उसका जिम्मा है ये? तो प्राइम मिनिस्टर का है, चीफ मिनिस्टर का है, MLA का है, या किसी का भी नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर नंबर C बिल्कुल सही है। MLA का ही ये काम है कि वो एक उस एरिया जहाँ से वो जीता है, जहाँ से वो चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, तो उस एरिया का वो ध्यान रखे, अगर वो वहाँ का MLA जीता है, वहाँ का बना है तो, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट, विच इज़ द 29th स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर 2014। तो इसका आंसर पटना, मद्रास, भोपाल, तेलंगाना। तो इसका आंसर D है, तेलंगाना, ठीक है। 29th स्टेट है ये, 2014 के बाद ये बना था, और इसकी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। बाय हुम द गवर्नर इज अपॉइंटेड। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को अपॉइंट करने वाला है प्रेसिडेंट। देखो, अगर ऑप्शन में आपके यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है और प्रेसिडेंट नहीं लिखा है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को मार्क करोगे, ठीक है। अगर दोनों लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लिखा है और प्रेसिडेंट भी लिखा है, तो भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मार्क करोगे। अगर प्रेसिडेंट लिखा है तो सिर्फ प्रेसिडेंट को मार्क करोगे, यानी कि प्रेसिडेंट। तो आप समझ, सेंट्रल और प्रेसिडेंट इन दोनों में से प्रायोरिटी जो है आप वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, इसीलिए हमने प्रेसिडेंट मार्क किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखेंगे, क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है? ये ऑप्शन नंबर A कहता है टू इंश्योर द वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी काम है उसको देखता है, इंश्योर करता है कि हमें सही ढंग से सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। B है, क्या वो राशन कार्ड अपॉइंट करता है। C है, क्या वो ID कार्ड देता है। D है, इनमें से कुछ भी नहीं करता है। तो A इसका करेक्ट आंसर है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की वर्किंग को इंश्योर करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 67, रियल हेड ऑफ स्टेट इज, स्टेट का रियल हेड कौन है? तो देखो स्टेट का रियल हेड चीफ मिनिस्टर है, आप गवर्नर मार्क नहीं करोगे, स्टेट का रियल हेड चीफ मिनिस्टर होता है, ठीक है। गवर्नर हेड क्या है? नॉमिनल हेड है, गवर्नर आपका नॉमिनल हेड है, सारे काम जो है गवर्नर के नाम पे होते हैं, करता कौन है? चीफ मिनिस्टर कर रहा है, ठीक है। रियल हेड कौन है? चीफ मिनिस्टर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पर, यानी कि 1 से शुरू करें तो ये पांचवा कुछ होगा। According to which of the following articles of the Constitution of India, the executive power of each state will be exercised in such a way that there is no obstruction or any adverse effect on the exercise of the executive power of the Union? सिंपल सी बात है, ये बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो आपको ये बोलता है कि जो स्टेट पर जो भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं वो इस तरह से परफॉर्म होनी चाहिए, वो इस तरह से उनका काम होना चाहिए कि वो यूनियन की जो पावर्स हैं उनमें कोई हिंड्रेंस पैदा ना करे, उसमें कोई वो रुकावट पैदा ना करे। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ये काम करता है, जो ये कहता है? तो A, B, C, D। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है, आर्टिकल 257 का ये कहना है। आगे बढ़ेंगे, हु इज़ द हेड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का हेड कौन है? देखो सारे एमएलए जितने भी जीत गए, हर एक एरिया से अपना अपना एमएलए निकल के आया, वो जीत गए। अब ये सारे एमएलए जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाते हैं एक, और उसका हेड कौन है? यानी कि जो भी एमएलए हैं वो आपस में से एक हेड निकालते हैं, ठीक है। तो वो कौन होता है? उसको हम कहते हैं चीफ मिनिस्टर। कौन कहते हैं? चीफ मिनिस्टर। इसको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर, ठीक है। इलेक्ट कैसे हुआ? भाई एमएलए जितने भी थे जिनको हमने चूज किया, वो एमएलए आपस में से एक चीफ मिनिस्टर चुन लेते हैं। अब चुनाव तो हो गया, नियुक्ति गवर्नर देता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल सर्विसेज। तो ऑप्शन नंबर A, B, C। बी बिल्कुल करेक्ट है इसका आंसर, हेल्थ मिनिस्टर। देखो मेडिकल से ही हेल्थ रिलेटेड है, तो ये आप समझ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, MLAs आर इलेक्टेड बाय। MLA को कौन इलेक्ट करता है? तो ये बहुत सिंपल सा ऑप्शन आंसर है, पीपल। हम स्टेट के जो लोग हैं वही MLA को चुनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है स्टेट में होती है ना, एक असेंबली होती है और एक काउंसिल होती है। तो ये जो काउंसिल है उसका मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 है, 21 है, 25 है या 30 है? देखो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये आयु 30 होती है, ठीक है, कि 30 इयर्स का है तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्ट ले सकता है, मेंबर बन सकता है उसका। और अगर इसी जगह लेजिस्लेटिव असेंबली पूछा जाता है तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि 25 इयर्स इसका आंसर होगा, ठीक है। ओके, उसके बाद बात करते हैं हाउ सून, कितनी जल्दी, हाउ सून शुड द इलेक्शंस टू बी हेल्ड इन द स्टेट आफ्टर द एंड ऑफ द इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी स्टेट में लगाई गई है तो उसके खत्म होने के कितने टाइम बाद इलेक्शन होने चाहिए? तो इसका आंसर सिंपल 6 मंथ्स है, 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर अंदर कह लो, 6 महीने के से ऊपर का ये नहीं होना चाहिए और 6 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, हु कैन टेक डिसीजन टू कैंसिल द असेंबली मेंबरशिप ऑफ एनी पर्सन अंडर द 10th शेड्यूल। कौन डिसीजन ले सकता है कि जो असेंबली है उसकी मेंबरशिप को खारिज किया जाए? 10th शेड्यूल के अंदर ये चीज़ है, तो ये डिसीजन लेता है असेंबली स्पीकर। कौन लेता है? असेंबली स्पीकर। असेंबली का जो स्पीकर है वो ये डिसीजन लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल सबमिट्स इट्स रेजिग्नेशन टू, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो भी मेंबर हैं वो अपना इस्तीफा किसको सबमिट करेंगे? तो ऑप्शन नंबर A चेयरमैन, ऑप्शन नंबर B प्रेसिडेंट, C चीफ मिनिस्टर, D गवर्नर। इसका आंसर होगा A। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो चेयरमैन को ही सबमिट करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं, चीफ मिनिस्टर को नहीं, गवर्नर को नहीं, चेयरमैन को। आगे बढ़ते हैं 76 पे,
हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें से पार्टिसिपेट कौन नहीं करता है। तो आपको पता होना चाहिए, एक असेंबली होती है और एक काउंसिल होती है। असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो उनका चुनाव हम करते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं वो, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनका चुनाव जो है हम नहीं करते हैं, वो पार्ट्स में वो उनको नियुक्ति मिलती है, जैसे कि कुछ पार्ट ग्रेजुएट्स का होता है, कुछ पार्ट्स म्यूनिसिपैलिटी का होता है। तो यही बोल रहे हैं कौन से नहीं है इसमें शामिल। देखो, ग्रेजुएट्स शामिल है, म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर शामिल होते हैं, टीचर्स शामिल होती हैं, पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो शामिल इसमें नहीं है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर्स, नोट डाउन करिए। आगे बढ़ते हैं। स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सरेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू। अब स्पीकर की बात हो रही है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है? ए, इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ जी। ए कहता है अ मिनिस्टर कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस इवन इफ ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ दैट हाउस। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि एक मिनिस्टर है वो क्या है कि जो हाउस की मीटिंग हो रही है ना, जो भी चीज़ें हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट वो कर सकता है, उसके बावजूद अगर वो मेंबर नहीं है तो उसका, है ना, उस हाउस का मेंबर नहीं है, तब भी वो मिनिस्टर जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद है बी ऑप्शन, अ मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेस। तो दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। जी हाँ, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी बोल रहे हैं द कोरम इज द 10th शेयर ऑफ द टोटल मेंबर्स इन अ हाउस। ये भी बिल्कुल सही है। टोटल मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं हाउस में, उन टोटल मेंबर्स का 10th शेयर ही कोरम है। ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या कहता है? द एडवोकेट जनरल कैन वोट इन दी हाउस। ये गलत है। एडवोकेट जनरल कैन नॉट वोट इन दी हाउस, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसको मार्क करिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु डिसाइड्स द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है उसकी सैलरी वगैरह कौन डिसाइड करता है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, लेजिस्लेचर उनकी सैलरी को डिसाइड करता है। आगे बढ़ते हैं। यह ध्यान रखेंगे आप, स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है और यहाँ पे हम आ गए हैं, तो यहाँ पे भी सैलरी की बात हो रही है और वो किसकी? चीफ मिनिस्टर की। तो ये कौन डिसाइड करता है भाई? ये कौन डिसाइड? ये भी स्टेट लेजिस्लेचर ही डिसाइड करती है। बी ऑप्शन टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्टेट काउंसिल इज रिस्पॉन्सिबल टू हुम। ये जो स्टेट की काउंसिल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट के, देखो यूनियन पे भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर की सेना, और स्टेट पे भी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि चीफ मिनिस्टर की सेना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो ये जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये किसको रिस्पॉन्सिबल है, किसको उत्तरदायी है? ये लेजिस्लेटिव असेंबली को उत्तरदायी है। किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। आगे बढ़ते हैं। द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल। अभी बात कर रहे हैं कि जो एडवोकेट जनरल है वो जो है किसको रिस्पॉन्सिबल है? तो वो गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल है। किसको रिस्पॉन्सिबल है भाई? गवर्नर को। ठीक है, आगे व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर बनना चाहते हो तो कितनी एज होनी चाहिए? करीब 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू। अब ये चीफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली को रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसको? लेजिस्लेटिव असेंबली को। नेक्स्ट, इन द एब्सेंस, 85 क्वेश्चन है। इन द एब्सेंस ऑफ अ गवर्नर, अगर गवर्नर नहीं है, बाई चांस कहीं है नहीं ड्यूटी पर, यानी कि नहीं काम कर रहा है आजकल, हु नॉर्मली एक्सरसाइजेज इज फंक्शन टिल अ न्यू गवर्नर इज अपॉइंटेड। कौन इसकी जगह काम करता है जब तक नया गवर्नर नहीं आ जाता? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है द रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस की जो रिटायरमेंट एज है वो पहले 60 थी और अब वो रेज कर दी गई है, 62 कर दी गई है। तो ये किस अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ हुई है? फर्स्ट अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, 15th अमेंडमेंट या 35th अमेंडमेंट? ये हुई है 15th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 87 पर। चलिए ये ओके।
इन विच केस इज गवर्नर एक्सरसाइजेज हिज डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो ये बोल रहे हैं डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं। देखो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, गवर्नर की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, है ना। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स गवर्नर की इनमें से कौन सी है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। तो पहला है इन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, कॉमा लगा है, इफ नॉट अ सिंगल पार्टी हैज क्लियर कट मेजोरिटी इन दी हाउस और देयर इज नो रिकॉग्नाइज्ड लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी। तो ए ऑप्शन बोल रहा है कि उस केस में ये गवर्नर को, जो चीफ मिनिस्टर को ये अपॉइंट कर सकते हैं, कौन, गवर्नर, उस केस में कर सकते हैं ये अपॉइंट अगर किसी भी पार्टी की क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ रही है। कोई भी पार्टी जो है बढ़िया तरीके से वो वोट लेकर मेजोरिटी में नहीं जीती है, वो अपना जो है चीफ मिनिस्टर नहीं खड़ा कर पा रही है, लीडर, तो उस केस में अगर गवर्नर चाहे तो किसी को भी लीडर अपनी तरफ से चाहे चीफ मिनिस्टर चूज कर सकता है, ठीक है। क्या ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर में है या नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान नहीं रखना है कि ये सही, ये गवर्नर की पावर है कि नहीं है। बेशक ये ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज़ यही है कि ये ध्यान रखो भाई कि हाँ भाई अगर ये है ही नहीं पावर गवर्नर की तो पहले ही क्रॉस कर दो, लेकिन अगर ये पावर गवर्नर की है तो सेकंड पॉइंट आपको ये देखना है क्या ये डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। तो इसीलिए डिस्क्रिशनरी पावर्स का पता होना ज़रूरी है। तो या तो आप इसको पढ़िए, ठीक है, या तो आप इसको खुद से पढ़ लीजिए, या आप मुझे बताइए। ये चीज़ें मैं बोर्ड पर बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो यही ले आऊँगी, ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो हो जाएगी स्टेट बॉडीज़ पर। तो आपको उसमें से, क्योंकि हर क्वेश्चन इसमें शामिल भी नहीं हो सकता ना, एक एक क्वेश्चन मैं करा भी नहीं सकती, पर अगर मैं थ्योरी कराऊंगी तो उसमें एक एक क्वेश्चन टिक ज़रूर करूंगी कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, तो इसमें से देखो भाई ए जो है वो इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। अगर आपसे बोलता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर, क्या ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये नहीं है। ये इसकी पावर तो है लेकिन डिस्क्रिशनरी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव पावर में आएगी, ठीक है। लेकिन ये वाली जब भाई अपॉइंट कर रहा है वो चीफ मिनिस्टर को, अगर ऐसी ऐसी कंडीशन है तो ये वाली डिस्क्रिशनरी में है। तो ए ऑप्शन सही है। बी देख लेते हैं, इन रिजर्वेशन ऑफ अ बिल पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो गवर्नर क्या कर सकता है, जो भी बिल आया है, जो भी पास हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्नर के पास पहुंचा है, तो गवर्नर चाहे तो उसको अपने पास रिजर्व रख सकता है ताकि वो प्रेसिडेंट को उसको दे सके कि भाई वो देख ले, ठीक है, वो देख ले कि प्रेसिडेंट को क्या करना है, रखना है या रिजेक्ट कर देना। तो ये चीज़ वो है। तो ये इसकी डिस्क्रिशनरी पावर में है या नहीं है, तो ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर में ही शामिल है। थर्ड है डिसमिसिंग अ मिनिस्ट्री, वो मिनिस्ट्री को डिसमिस भी कर सकता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं वो किसी को डिसमिस भी कर सकता है इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड। अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि उस मिनिस्टर ने या उस मिनिस्ट्री ने जो है उसमें अपने असेंबली में मेजॉरिटी खो दी है, सिंपल सी बात है। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो भाई गवर्नर जो है मिनिस्ट्री को डिसमिस भी कर सकता है। ये इसकी पावर है, पर डिस्क्रिशनरी है कि नहीं है, जी हाँ ये डिस्क्रिशनरी भी है। तो ए बी सी तीनों ही इसका करेक्ट आंसर है। तो डी इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन करिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करना है आपको, आर्टिकल्स बताने हैं कौन कौन से रिलेटेड है इन चीज़ों से। गवर्नर जो है इसमें आर्टिकल आपका थर्ड वाला देखिए, आर्टिकल 153, इसमें बोला गया है कि भाई गवर्नर एक हर स्टेट के लिए होगा। तो 1 का 3 होगा, ठीक है, एक सेकेंड जी, 1 का 3 हुआ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अगर बोले तो ये 163 में दिया हुआ है इसका, तो ये मार्क करिए आप। ड्यूटीज, चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी के बारे में आर्टिकल 167 में बोला गया है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में आर्टिकल 169 में बोला गया है, ठीक है, कि कॉम्पोजिशन एंड जो भी अबॉलिशन एंड कॉम्पोजिशन, क्रिएशन एंड अबॉलिशन वाली चीज़ 169 में बोली गई है, ठीक है, 169 में। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल को ना 171 काउंसिल भी आर्टिकल का भी वो दिया गया है, इसमें बात की गई है कॉम्पोजिशन के बारे में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन है। तो आर्टिकल 171 में वो चीज़ है काउंसिल के बारे में कि भाई क्रिएशन एंड अबॉलिशन, इन चीज़ों के बारे में आर्टिकल 169 में ही शामिल है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, पहले वाले का तीसरा हुआ,
दूसरे वाले का 4th हुआ, तीसरे का 1st हुआ और चौथे का आपका 2nd हुआ। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बोल रहे हैं एग्जीक्यूटिव पावर बतानी है भाई गवर्नर की कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है राइट टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया कि एग्जीक्यूटिव में ये शामिल है, तो ठीक है, ए बिल्कुल करेक्ट है। बी बोल रहा है राइट टू डिसाइड द पोर्टफोलियोज ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स। नहीं, ये इसकी पावर ही नहीं है कि जो भी मिनिस्टर्स हैं उनका थोड़ा की पोर्टफोलियो वगैरह डिसाइड करे, ये इसकी पावर नहीं है। सी है राइट टू अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जी नहीं, गवर्नर ये काम नहीं करता, ये प्रेसिडेंट का काम है एक्चुअली। उसके बाद राइट टू रिमूव मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। डी भी बिल्कुल गलत है, ये इसके राइट में नहीं है। तो सिर्फ ए ही हमारे सामने आया है, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर, तो मार्क कर लीजिए ओनली 1, ए ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं मैच द फॉलोइंग आया है, आर्टिकल इनके साथ मैच करने हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 156 क्या है। देखो भाई, आर्टिकल 156 है आपका, जी आर्टिकल 156 में ये गवर्नर के अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो 156 को 3 लिखिए आप, 3। उसके बाद आर्टिकल 154 में जो है ये बात हुई है टेन्योर ऑफ गवर्नर की, गवर्नर का कार्यकाल कितना है। आर्टिकल 153 में ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात हुई है कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो होना चाहिए, यानी कि गवर्नर होना चाहिए, आर्टिकल 153 में बोला गया है। 155 बचा जो वो 1 है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ गवर्नर। तो ये हुआ 3 2 4 1, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स। ये फिर डिस्क्रिशनरी पावर्स के बारे में बात हुई है। ए है सेंडिंग अ रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल। जी हाँ, ये काम है गवर्नर का कि वो प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट भेज सकता है कि वो अपना रूल, प्रेसिडेंट्स रूल लगाए, इम्पोज करे इस चीज़ पर। बी है अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। अब वही बात आ गई है कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने का यहाँ कोई कंडीशन नहीं दे रखी है आगे, तो इसीलिए हम इस ऑप्शन को गलत मार्क करेंगे कि मिनिस्टर्स को अपॉइंट तो करता है, इसीलिए वो एग्जीक्यूटिव में है, बट डिस्क्रिशनरी में कंडीशन के साथ है, तो वो हम यहाँ कंडीशन हमें दिखाई नहीं दे रही है, इसीलिए हम इसको गलत मार्क करते हैं। सी बोल रहा है रिजर्विंग सर्टेन बिल्स। कुछ बिल्स को वो अपने पास रिजर्व रख सकता है ताकि वो प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन मांग सके। ठीक है, प्रेसिडेंट का उस पर रहे, तो ठीक है, ये भी है, ये हम पढ़ चुके हैं। ए सी तो हो गया। डी है मेकिंग रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये इसका आंसर नहीं है, ये जो है डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आता है कि रूल्स बनाए स्टेट गवर्नमेंट के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, ये है ही नहीं ये चीज़ें। तो 1 ए एंड सी हुआ, यानी कि 1 and 3 हुआ, तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद रिगार्ड टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। यार ये क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल टू द गवर्नर ऑफ। इनमें से कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस आपको बताने हैं, कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट के लिए अवेलेबल हैं विद रिगार्ड टू, यहाँ होगा, इसको हटाइए, यहाँ होगा विद रिगार्ड टू बोथ द हाउसेज, with regard to both the houses of legislature। ठीक है, लिख लीजिए लेजिस्लेचर, यानी कि ये बोल रहा है कि जो गवर्नर के पास, जो स्टेट का गवर्नर है, वो क्या क्या इन चीज़ों में से, इन चारों ऑप्शन में से वो क्या क्या उसके पास है कि वो ये चीज़ें कर सकता है। ठीक है, विद रिगार्ड टू बोथ द हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, कि दोनों हाउसेज का अगर हम ध्यान में रखते हुए ये चीज़ बताएं तो गवर्नर में से क्या क्या कर सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए क्या कहता है कि ही कैन रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन। क्या वो बिल को रिटर्न कर सकता है कि कंसिडर आगे रिकंसिडर, दोबारा से एक बार देखो बिल को, क्या वो हाउस को दोबारा वापस कर सकता है। जी हाँ, ये कर सकता है। बी ऑप्शन है ही कैन रिजर्व द बिल। ये हम बहुत पढ़ चुके हैं कि भाई हाँ, गवर्नर ये चीज़ कर सकता है, बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट के लिए।
सी बोल रहा है कि ही कैन डिसमिस और विदहोल्ड द बिल बाय नॉट रिटर्निंग द सेम टू द हाउस वेयर इट ओरिजिनेटेड, यानी कि बोल रहे हैं क्या गवर्नर अपने पास उस बिल को आराम से रखकर बैठ सकता है, खारिज कर सकता है, क्या ये पावर उसके पास है? नहीं, ये वाली पावर उसके पास नहीं है भाई। वो अपने पास रख सकता है कि प्रेसिडेंट को कंसिडर कराना है, इसीलिए वो अपने पास रख सकता है बिल और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भेज सकता है, लेकिन वो अपने पास रख कर उसे खारिज या अपने पास रख कर बैठ नहीं सकता आराम से। ये पावर प्रेसिडेंट की है, गवर्नर की नहीं है। तो सी ऑप्शन तो नहीं हुआ यहाँ पे। डी है ही कैन अकॉर्ड हिज एसेंट, ये एसेंट, ठीक है, ही कैन अकॉर्ड हिज एसेंट, यानी कि जो भी उसकी मंजूरी है उस बिल पर वो अपनी मंजूरी दर्ज करा सकता है, अपनी मंजूरी दे सकता है। जी हाँ, वो अपनी मंजूरी बिल पर दे सकता है। ये भी ऑप्शन डी सही है। तो हमने देखा 1 सही है, बी सही है और लास्ट वाला सही है, 4th सही है। तो 1 सही है, 2 सही है, 4 सही है। ए ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। आई होप यू आर गेटिंग विद द पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पॉइंट आउट द पावर्स एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट बट नॉट टू द गवर्नर। अब ये बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो गवर्नर एंजॉय नहीं कर सकता पर प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, डिप्लोमेटिक पावर्स जो है दोनों के पास होती हैं। पार्डनिंग डेथ सेंटेंस, ये भी है। देखो ये बोल रहे हैं कि ऐसी कौन सी पावर है जो प्रेसिडेंट एंजॉय करता है पर गवर्नर नहीं करता है। तो ये भी है, ये भी ठीक है। वीटो पावर, यानी कि ये कह रहे हैं कि वीटो पावर जो है वो गवर्नर के पास नहीं है। मैंने जैसे अभी यहाँ बताया कि वो अपने पास रखकर बैठ नहीं सकता बिल, उसको प्रेसिडेंट को देना ही पड़ेगा। तो ये जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास है पर गवर्नर के पास ये पावर नहीं है। मिलिट्री पावर्स भी गवर्नर के पास है। तो ए है, बी है और डी है। 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर है, वही चीज़। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑर्डिनेंसेस इशूड बाय द गवर्नर आर सब्जेक्ट टू अप्रूव बाय। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही थी कि ये डिटेल थोड़ा जा रहा है ना, बिल इसमें पावर्स के बारे में आ गया है। तो आप, आई होप आपकी ये जो चीज़ें हैं क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं हो रही हैं मुझे बताना। स्कोर कितना है वो भी आपको बताना पड़ेगा, ताकि आपके लिए मैं वो वीडियो लाऊं या ना लाऊं आपके स्कोर पर डिपेंड करेगा। नहीं, अगर मुझे क्या होता है ना, बच्चे कमेंट करते नहीं हैं कि स्कोर कितना रहा। आई डोंट नो, जैसे मेरी वीडियो भी इतने तो नहीं है कि 2000, 3000, 5 लाख ये सब देख रहे हो। करीब मुश्किल से 250, 300 मैक्सिमम इतने व्यूज़ जाते हैं। ठीक है, तो उतने भी बच्चे जिनके लिए मैं ये कर रही हूँ, उतने ही बच्चे जो हैं अगर मुझे वो बताएंगे कि स्कोर कितना रहा, तो मेरे लिए एक क्लियर हो जाएगा कि मुझे आगे वो वाली वीडियो देनी है कि नहीं देनी है। बट अगर आप नहीं बताओगे तो वो ये ऐसे ही चलेगा जिससे चल रहा है ना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती तो नहीं वो वीडियो लाऊंगी, राइट। तो कोई बात नहीं, वो सिर्फ आपका ही ओपिनियन होगा, वो आपको लेकिन एक बार बता देना। चलो ठीक है, इतना मैं ये कह सकती हूँ, बट नहीं बताओगे तो वो भी चलेगा। चलो पढ़ते हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस, जो ओथ लेता है कौन, गवर्नर की बात कर रहे हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस इज एडमिनिस्टर्ड टू द गवर्नर बाय। सिंपल सी बात है, ओथ गवर्नर को कौन, किसके सामने ओथ गवर्नर लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, प्रेसिडेंट के सामने, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने, या फिर स्पीकर के सामने? बताइए इसका आंसर। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट वुमन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया फ्रॉम आउट ऑफ द फॉलोइंग? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी थी जो पहली महिला थी गवर्नर बनी थी? वो सरोजनी नायडू इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल जो है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कंसेंट ऑफ। भाई मनी बिल को जो है स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, पर ये हमें पहले गवर्नर से इसकी वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, किससे लेनी पड़ेगी? गवर्नर से लेनी पड़ेगी। टू बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट होना है, अ पर्सन मस्ट पोजेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस। पर्सन के पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्या?
सिटीजन होना चाहिए वो इंडिया का, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ए तो बिल्कुल ठीक है। बी क्या है, कंप्लीट एज ऑफ 30 ईयर्स, तो हम जानते हैं गवर्नर के लिए 30 साल के नहीं 35 ईयर्स की ज़रूरत होती है, तो बी वाला तो गलत हो गया। नेक्स्ट है नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, यानी कि ना तो पार्लियामेंट का और ना ही वो लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए, समझ रहे हो, मतलब इन दोनों में से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। तो भाई ये ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका, मैं कह सकती हूँ गलत है, ठीक है, राइट। मतलब कि कहने का है कि वो मेंबर नहीं होना चाहिए पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेचर का, ठीक है, अगर गवर्नर बनना है तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सही हैं आपके, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, बाकी जो एज वाली है वो 35 होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन गलत हुआ, ए और सी सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, लेजिस्लेटिव काउंसिल की टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है। ए ऑप्शन क्या कहता है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बट इट शुड नॉट बी लेस देन 40, यानी कि बोल रहे हैं कि जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसका 1/3 जितने भी मेंबर्स हैं वहाँ पे, मान लो जितने भी हैं अभी फिलहाल जितने भी हैं वहाँ पे मेंबर्स, उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए काउंसिल में, और कम किससे नहीं होना चाहिए, 40 से कम भी नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है। बी बोल रहा है इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो क्या बराबर स्ट्रेंथ होनी चाहिए दोनों की। सी बोल रहे हैं हाफ द स्ट्रेंथ, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने अगर 500 हैं तो 250 काउंसिल में होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। और डी बोलता है 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बट नॉट लेस देन 100, तो ये बोल रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी मेंबरशिप है उसका 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 100 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन बताइए आपको कौन सा इसमें से सही है कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली की जो टोटल मेंबरशिप है वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ये यूनियन टेरिटरी हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्ट ऑफ ओनली 30 मेंबर्स, तो ये पुडुचेरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विच वन इज द पीरियड फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू रिटेन द ऑर्डिनरी बिल्स, ऑर्डिनरी बिल को रिटेन करने का कितना टाइम पीरियड है भाई, कितना देर तक हो सकता है ये चीज़, कितनी देर तक ऑर्डिनरी बिल को रिटेन किया जा सकता है, तो 4 महीना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4 months। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव का इनमें से कौन पार्ट नहीं है, गवर्नर नहीं है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, या एडवोकेट जनरल नहीं है। देखो स्टेट एग्जीक्यूटिव मतलब जो बीच वाला, हाँ एक तो लेजिस्लेचर होता है जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली आता है, और एक होता है स्टेट एग्जीक्यूटिव जिसमें कौन कौन आता है, जिसमें गवर्नर आता है, जिसमें चीफ मिनिस्टर आता है और जिसमें चीफ मिनिस्टर की सेना आती है, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते हैं, तो ये 3 जने आते हैं। एडवोकेट जनरल इसमें नहीं आते हैं, हालांकि आपको कई जगह मिल सकता है कि एडवोकेट जनरल भी इसमें शामिल हैं, वैसे ये शामिल होते हैं बट डायरेक्टली इनका रोल नहीं होता है इसमें, एग्जीक्यूटिव में इनडायरेक्टली ये होते हैं, बट 3 जो मेजर हैं वो यही हैं ए बी सी, तो एडवोकेट जनरल को हम यहाँ से ऑड वन आउट करेंगे, डी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट आर टेकन इन हुज नेम, सिंपल सी बात है किसके नाम पर सारे काम होते हैं, गवर्नर के नाम पे सारे काम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स आर नॉट ट्रू अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, कितनी अजीब सी इंग्लिश है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। ए ऑप्शन है कि भाई वो वाइस चांसलर को यूनिवर्सिटीज़, जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको अपॉइंट करता है, ठीक है। गवर्नर एक्ट्स एज अ चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ स्टेट, और द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट मिनिस्टर्स, या द गवर्नर अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो
चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ऑल ट्रू है ये, ठीक है, ऑल ट्रू, सभी चीज़ इसके एग्जीक्यूटिव पावर में, ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई नहीं है, सारी ही पावर्स हैं, तो ये बोल रहे हैं ऑल ट्रू, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आर्टिकल 156 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर, आर्टिकल 156 ये चीज़ कहता है कि गवर्नर जो है वो 5 साल के लिए जो इसका टर्म है तब तक ऑफिस होल्ड कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि जिस डेट पर वो ऑफिस में आया है उस डेट से 5 साल तक वो काम करेगा। तो इसमें से इस चीज़ का हम क्या मतलब निकालें? ए बोलता है नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, यानी कि कोई भी गवर्नर, किसी भी गवर्नर को हम उसके कार्यकाल से पहले रिमूव नहीं कर सकते। बी कहता है नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 years, तो कोई भी जो गवर्नर है वो 5 साल के बाद काम नहीं कर सकता। दोनों ही गलत है, इस केस में दोनों ही गलत हैं। हम क्या, जो ये गवर्नर को रिमूव करता है वो उसको पहले भी रिमूव कर सकता है, अगर गवर्नर कुछ ऐसा इम्पीचमेंट के प्रोसेस से इसको रिमूव किया जा सकता है गवर्नर को, ठीक है, अगर कुछ अगेंस्ट जाता है ये। और बी है क्या वो बाद में 5 साल के बाद काम नहीं कर सकता? भाई कर सकता है, अगर कोई इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ ऐसा है जहाँ पे गवर्नर को ही काम करना पड़ रहा है, कोई इलेक्शन नहीं हुए, तो इस केस में 5 साल के ऊपर भी इसका टाइम पीरियड जा सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गए हैं, ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, एंड इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। उसके बाद है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और लास्ट अपना है, ये हम कर चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन ये सेम है, ये कर चुके हैं। इस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये, Which one of the following authorities makes recommendation to the governor of a state as to the principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in that particular state? सिंपल ये चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी इसमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो ये चीज़ जो गवर्नर को ये चीज़ बताती है, गवर्नर को ये चीज़ें उनको इंटीमेट कराती हैं इन चीज़ों के साथ कि जो भी टैक्सेस ड्यूटीज़ जो भी लगाई जा रही हैं वो उसके बारे में, जो भी फाइनेंस है, ठीक है, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो गवर्नर को ये चीज़ें बताती है स्टेट से रिलेटेड, ठीक है, कोई सी भी पर्टिकुलर स्टेट में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसका ये काम करती है, यही गवर्नर को जो है चीज़ों के बारे में वो अवगत कराती है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हुआ, ठीक है। तो आज स्टेट गवर्नमेंट हमने जितना भी किया और जितने भी क्वेश्चन किए उसमें से आप मुझे अपना बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। जितने भी किए 45, 48, 50 मुझे नहीं काउंट नहीं पता, तो आप उसमें मुझे एक बार बताइए कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपके, उस हिसाब से हम जज करेंगे कि हमें वो वीडियो लेकर आनी है या नहीं लेकर आनी है। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा एक्चुअली में। और चलिए मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मैं देखती हूँ फोर्ट्स की होने वाली है, न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।